पुलिस लाइन खुदकुश हमले से मुताल्लिक IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जानसारी का कहना है कि पुलिस लाइन में तामीराती काम जारी था। धमाका खेज मवाद थोड़ा थोड़ा करके पुलिस लाइन में लाया गया। बाद में उसने खुदकुश जैकेट से हमला किया। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। कुछ हमलावर पुलिस लाइन में दाखिल होकर मस्जिद तक कैसे पहुंचा और वहां उसने अपने आप को कैसे धमाके से उड़ाया और इतना नुकसान किया। जो कल से हमारी अब तक तहकीकात हुई हैं, उस तहकीकात के नतीजे में कुछ चीज़ें जो पहले भी सामने थी हमारे, आप लोग भी खुद सारे तमाम मीडिया के दोस्त यहाँ आते रहे हैं, इस वजह से जो तलाशी का मैकेनिज़्म था वो गेट की हद तक महदूद था। कैंटीन्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ तमीराती काम भी चल रहा था और किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटीरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में, और चूँकि CCPO का दफ्तर, SSP ऑपरेशन का दफ्तर मौजूद है, तमाम साइलिन, दरख्वास्त गुजार, अपने अपने शिकायत करने वाले, किसी की FIR नहीं हुई, किसी का कोई और मसला है, चोरी हो गया, वो तमाम लोग यहाँ पे आते थे। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहाँ जाके अपने आप को धमाका खेज मवाद के साथ उड़ा लिया। ये जो खुदकुश हमलावर था, इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका, और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि पेशावर धमाके में शहीद ASI मोहम्मद सुलेमान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। शहीद मोहम्मद सुलेमान की 4 माह की बच्ची भी है। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा, घर भर का लाडला मोहम्मद सुलेमान बड़े भाई की तरह पुलिस में 2009 में भर्ती हुआ और पेशावर पुलिस में तैनात हुआ। मोहम्मद सुलेमान नमाज का पाबंद था। कल भी मस्जिद में था कि धमाका हुआ और वो मलबे तले दब गया। सुलेमान का शाम तक घर वालों से मोबाइल पर राब्ता रहा, लेकिन फिर उसकी सांसों ने साथ छोड़ दिया। रात गए मलबे से उसकी लाश मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर पहर करते हैं। हमारे लिए बड़ा सदमा है क्योंकि इन छोटी बच्ची को तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि अल्लाह ने उसको ये दर्जा दिया। ऐसी शहादत के लिए लोग मिन्नतें करते हैं, नफले पढ़ते हैं, और अल्लाह ने उसको ये मौत में दे दिया। हम इस पर पहर करते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है शहादत नसीब हो, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। मोहम्मद सुलेमान की 2.5 साल पहले शादी हुई थी। 1.5 साल की बेटी है। दोस्त अपने प्यारे के बिछड़ने पर गमज़दा हैं। इसके साथ भी वो मिलता था, वो खुशसलूबी के साथ मिलता था, हंसी खुशी रहता था। ASI मोहम्मद सुलेमान के वालिदैन भी गम से निढाल हैं, जबकि नन्ही जरलाल को मालूम नहीं कि अब उसके लाड उठाने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। पेशावर धमाके में शहीद इंस्पेक्टर इरफानुल्लाह को मौत पुलिस लाइंस खींच लाई। इरफानुल्लाह अहम मीटिंग के लिए पुलिस लाइंस आए थे, ताहम धमाके में शहीद हो गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। हमें अपने वालिद पर बहुत फख्र है और हम पढ़ लिख कर अपने वालिद की मिशन को मुकम्मल करेंगे। उम्र कम मगर हौसला पुख्ता, नन्ना अरमान धमाके में शहीद, अपने वालिद की जुदाई पर अफसुर्दा, ताहम अपने वालिद के मिशन को पूरा करने का अज़्म। अरमान के वालिद शहीद इंस्पेक्टर इरफानुल्लाह ने तंगदस्ती में तालीम मुकम्मल करके पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। उनका ये मिशन था कि वो कौम और मुल्क की खिदमत करे और शहादत हासिल करे। मिलनसार और खुश मिजाज शहीद इंस्पेक्टर इरफानुल्लाह ने दुश्मनों से हमेशा डट कर मुकाबला किया। वो चंद रोज कबल थाना सरबंद पर दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे थे। बहुत बड़ा सदमा है हमारे ख़ानदान के लिए, जो बर्दाश्त हमसे नहीं हो पा रहा, लेकिन एक ऐसे कीमती पुलिस ऑफिसर से हमारी पुलिस फोर्स, हमारी कौम महरूम हो गई है कि जो अभी चंद दिन पहले ही सरबंद के थाने पे हमला भी हुआ था, वहाँ भी वो मौजज़ाना तौर पर बच गए थे उस हमले में। इरफानुल्लाह ने बेवा समेत 3 बेटियां और 2 बेटे सोगवार छोड़े। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। पेशावर धमाके में शहीद कांस्टेबल अली उमैर 4 माह कबल पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था। शहीद कांस्टेबल हाफिज कुरान और घर का वाहिद कफील था। सज्जाद हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस वर्दी पहनकर मुल्क को कौम की खिदमत का जज्बा
अली उमेर को पुलिस फोर्स में ले आया। ताहम इसे क्या खबर थी कि इसकी ये खुशी सिर्फ चंद माह ही की है। अली उमेर धमाके के रोज पुलिस ट्रेनिंग कोर्स का परवाना लेने पुलिस लाइंस गया था और मौत का परवाना ले आया। उसका पुलिस से बहुत शौक था। उसने हर वक्त कहता था कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाता हूँ। ट्रेनिंग के लिए मार्च में सारे जाते थे। अभी वो पुलिस में ट्रेनिंग, पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहा था। शहीद कांस्टेबल अली उमेर 4 माह कबल ईटा टेस्ट पास करके पुलिस फोर्स का हिस्सा बना था। इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहा था और अल्लाह को उसकी कुर्बानी जो है कुछ ज़्यादा ही अजीज़ थी, जो कि ड्यूटी के कुछ पहले दिनों में जो है अल्लाह ने उसको अपने यहाँ बुला लिया। 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा शहीद कांस्टेबल हाफिज कुरान और घर का वाहिद कफील था। कैमरामैन आबिद खान के साथ सजाद हैदर, समा, पेशावर। और पेशावर खुदकुश हमले से फिजा सोगवार है। अवाम गम और गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इन मुतासरा खानदानों के बारे में सोचें अब इनका क्या होगा। सोशल मीडिया पर सारिफीन गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वीडियोस और तस्वीर शेयर करके शदीद मजम्मत की जा रही है। पेशावर ब्लीड्स अगेन, पेशावर अंडर अटैक, पेशावर ब्लास्ट और या अल्लाह समेत ट्विटर पर कई ट्रेंड्स बन चुके हैं। एक सारिफ ने लिखा, इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। सुबहान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेशावर धमाके की मजम्मत शेयर की। एक सारिफ ने टूटे दिल के साथ कौमी परचम में लिपटे जनाजों की तस्वीर लगा दी। आलिया सैयद ने शेर लिखा, कराएं किसको ये बावर, ये दर्द किससे कहें, लहू लहू है पेशावर, ये दर्द किससे कहें, डुबो रहे हैं मुसाफिर खुद अपनी कश्ती को, नहीं है कोई शनावर, ये दर्द किससे कहें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रवानी कहते हैं कलअदम टीटीपी को गुड तालिबान कहकर हथियारों के साथ पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई, यही दहशतगर्दी की बुनियादी वजह बनी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक हुकूमत के फैसले की पार्लिमानी तहकीकात होनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को कमेटी ऑफ होल में बुलाया जाए। उनका कहना था दहशतगर्दी बढ़ रही है लेकिन सियासतदानों को सिर्फ सियासत की फिक्र है, तमाम सियासी जमातें नेशनल डायलॉग करें। जायजा लेना होगा कि ये दहशतगर्दी वजूहात क्या हैं। हुकूमत ने जो पॉलिसी रिहेबिलिटेशन ऑफ द टीटीपी की शुरू की, ये इसकी बुनियाद है। और ये कहा गया कि ये गुड तालिबान है, पार्लिमानी कमेटी को सिर्फ मुतला किया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होनी चाहिए और तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को कमेटी ऑफ द होल में बुलाया जाए। तमाम सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर बैठ के नेशनल डायलॉग करें। अहम खबर आपको देंगे, वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF वफ्द को प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी है। ये भी बता दिया है कि मुश्किल फैसले बतदरीज करेंगे। IMF मिशन की वजीर खजाना से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी है। एलामिया जारी किया गया है। वफ्द का माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का आज़म, जबकि मिशन चीफ की जानिब से कहा गया कि उम्मीद है पाकिस्तान जायजे की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगा। तवक्को है पाकिस्तान इस्लाहात के लिए पेशरफ्त जारी रखेगा। ये भी कहा गया कि उम्मीद है प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त में मौसर तौर पर मुकम्मल हो जाएगा। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शकील, हुकूमत की जानिब से मजीद मुश्किल फैसले लिए जाने का इंदिया दिया गया, यानी आगे आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। शकील अहमद से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी, IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात का एलामिया जारी किया गया है। शकील अहमद बताइएगा मज़ीद इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं आज बाकायदा शुरू हो गए हैं और उसका एलामिया भी जारी किया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि IMF ने माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है और उम्मीद की है कि हुकूमत पाकिस्तान में जायजे की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगी और तवक्को की गई है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पेशरफ्त जारी रखेगा। IMF का ये कहना है कि प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त में मौसर तौर पर मुकम्मल होगा, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खजाना ने ब्रीफिंग दी माशी सूरत हाल पर और इस्लाहात पर, और उन्होंने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात भी जारी हैं और गैस सेक्टर की गलती करने खतरात को कम करने के लिए इस्लाहात के हवाले से भी बताया गया। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। IMF का कर्ज पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदायगियों के दबाव को कम करेगा। रुपए की कदर में गिरावट से महंगाई बढ़ने का खदशा है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी।
پاکستان کو درپیش معاشی مشکلات کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی مرکزی بینک کو شرح سود بڑھانے کے لیے شے دے گی، اس سے مرکزی بینک کو شرح سود مزید بڑھانا پڑ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال مجموعی پیداوار میں 0.3% کمی کا خدشہ ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 10 سال میں پہلی بار کرپشن پرسیپشن انڈیکس اسکور کم ہو کر 27 ہو گیا ہے۔ پاکستان کرپٹ ممالک کی فہرست میں 41ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن ختم کرنے کے عمران خان کے دعووں کی بھی پول کھول دی ہے۔ 2018 سے 2022 کے دوران عمران دور میں کرپشن 6 درجے تک بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس 2022 میں مزید کیا کہا گیا ہے، بتائیں گے ساتھی اینکر فواد زیدی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کرپشن اسکور میں کمی ہو گئی ہے اور یہ اسکور 10 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ تو 10 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس اسکور کم ہو کر 27 ہو گیا ہے۔ 180 بدعنوان ممالک کی فہرست میں پاکستان 140ویں نمبر پر برقرار ہے، یعنی کرپٹ ممالک کی فہرست میں پاکستان 41ویں نمبر پر ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اسکور کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی بھی ملک کا اسکور کم یعنی 0 ہو تو وہ انتہائی کرپٹ سمجھا جاتا ہے، اور اسکور زیادہ یعنی 100 ہونے کا مطلب ہے ایسا ملک بدعنوانی سے پاک ہے۔ اب ذرا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں۔ جناب 2018 میں ہمارا اسکور 33 تھا۔ اسی وقت عمران خان کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے، لیکن ان کے دور میں بھی کرپشن بڑھتی ہی رہی۔ یوں عمران خان دور میں بدعنوانی 6 درجے تک بڑھ گئی۔ 2019 میں ہمارا کرپشن اسکور 32 تھا، 2020 میں 31 ہوا اور 2021 میں 28 تھا، اور 2022 میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے دور میں کرپشن اسکور مزید 1 درجے کم ہو کر 27 ہو گیا۔ 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کا اسکور 100 میں سے 27 رہا۔ رپورٹ کے مطابق جمہوری اقدار کی پاسداری 1% کم ہوئی، تاہم قانون کی حکمرانی میں ہمارا اسکور 1 درجے بہتر ہوا۔ اب ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک پر۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں بھارت کا اسکور 40 ہے، ایران کا 25 اور چین کا اسکور 45 پر برقرار ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان میں کرپشن کم ہوئی ہے اور اس کا انڈیکس 16 سے بڑھ کر 24 ہو گیا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کا اسکور 26 سے کم ہو کر 25 ہوا ہے۔ کرپٹ ترین ممالک کا سن کر تو آپ کے ہوش ہی اڑ سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں صومالیہ کا اسکور 12، شام اور سوڈان کا 13، جبکہ وینزویلا کا اسکور 14 ہے۔ یمن صرف 16 اسکور ہی حاصل کر سکا ہے۔ یقیناً اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کون سے ممالک ہیں جہاں کرپشن نہیں ہے؟ تو جناب ڈنمارک ایسا خوش نصیب ملک ہے جہاں بدعنوانی نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اس کا اسکور 90 تک چلا گیا ہے۔ فن لینڈ اور نیوزی لینڈ کا اسکور 87 ہے، جبکہ ناروے کا اسکور 84 ہے۔ شفافیت والے ممالک میں سنگاپور کا اسکور 83 ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کرپشن کے خاتمے کا اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ ان کے دور حکومت میں 2018 سے 2022 کے دوران کرپشن 6 درجے تک بڑھ گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران خان کو سماجی و اقتصادی شعبوں کی اصلاحات میں بھی ناکام قرار دیا ہے۔ کرپشن ختم کرنے کے عمران خان کے دعوے بس دعوے ہی رہے، سماجی اقتصادی ترقی بھی بس خواب ہی رہی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ کے مطابق عمران خان کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کر کے اقتدار میں آئے، لیکن وہ وعدہ وفا کرنے میں ناکام ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 سے 2022 کے دوران عمران خان کے دور میں بدعنوانی 6 درجے تک بڑھ گئی۔ عمران خان کو اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ تحائف کی رقم آمدن میں ظاہر نہ کرنے پر 5 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا۔ عمران خان نے یہ فیصلہ عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی بنے گا۔ بلدیاتی الیکشن 25 جولائی کو ہوتے تو ہم اس سے زیادہ سیٹیں جیت جاتے۔ کراچی میں پہلی بار جیالہ نے کنٹرول سنبھالا تو فرق نظر آیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز میں اور یہ جو ڈیلے ہوئے تھے الیکشنز، اس میں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں۔ مجبوریاں کیا تھیں؟ سیلاب کی وجہ سے جو اگر یہی الیکشن 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے پر آزمائش نہیں ڈالتا اور ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے کئی زیادہ سیٹیں جیتتے ہیں۔ جو بھی اکثریت حاصل کرے، کسی کے نام کے آگے میئر
नहीं होता, ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए हैं, वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं ए, बी या सी को मेयर कह दूँ। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है। अभी खबर यह है कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी वजाहत हुसैन नहीं, चौधरी शुजात हुसैन ही हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। परवेज इलाही को इलेक्शन कमीशन से बड़ा धचका। काफ लीग की नाम निहाद सेंट्रल वर्किंग कमेटी की चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने की कार्रवाई और पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल दोनों कलअदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी शुजात की बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादम करार दे दी गई। रहनुमा काफ लीग मुस्तफा मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साजिश नासिर को मुंह की खाना पड़ी। मुस्लिम लीग के आईनी और कानूनी सदर चौधरी शुजात हुसैन ही है। चंद लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चौधरी शुजात साहब के वकार को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने उनकी ये कोशिश नाकाम बनाई है और पहले से ज्यादा मुस्लिम लीग फआल होगी, मुतहर्रक होगी, मुनज़्ज़म होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी ट्वीट में लिखा, चौधरी शुजात को फतह मुबारक। काफ लीग छीनने के फिस्ताई ज़हन को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन का फैसला पैगाम है कि मुल्क में जलाओ, घिराओ, मार दो, उठा लो, फेंक दो नहीं, बल्कि हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इज़हार तशक्कुर किया है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सच जीत गया और झूठ हार गया। काफ लीग की कमर में खंजर घोंपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के। चौधरी शुजात की क़यादत में काफ लीग का हर कारकुन मुत्तहिद है। कारकुनों और अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। एशिया कप में जापान के खिलाफ मैच में 12 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने पर पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन ने साबिक ओलंपियन और मैनेजर कौमी टीम ख्वाजा जुनैद पर ताहियात पाबंदी लगा दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। साबिक ओलंपियन और मैनेजर कौमी टीम ख्वाजा जुनैद पर ताहियात पाबंदी लगा दी गई है। ख्वाजा जुनैद ने एशिया कप में जापान के खिलाफ मैच में 12 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। पाकिस्तान गोल डिस्क्वालीफाई होने की वजह से वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना कर सका था। साथ ही आपको ये बता दें कि ख्वाजा जुनैद एशिया कप के दौरान पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक ओलंपियन और मैनेजर कौमी टीम ख्वाजा जुनैद पर ताहियात पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताएं कोहाट के तांदा डैम में डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए तीसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज मजीद 23 लाशें निकाल ली गई हैं। हलाकतों की तादाद 53 हो चुकी है। आपको बताएं रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, पाक नेवी की टीमें भी शरीक हैं, जबकि इसके साथ साथ सानिया तांदा डैम के सोग में ताजर बरादरी की जानब से बाजार बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कोहाट के तांदा डैम में डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए तीसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि बताया जा रहा है कि आज मजीद 23 लाशें निकाल ली गई हैं। हलाकतों की तादाद 53 हो गई है। एक और अहम खबर आपको देंगे। सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का मामला रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को आईनी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अहम मामला सिंध हाई कोर्ट किमाड़ी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का ये मामला है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को आईनी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया है। नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो सामने आई थी मीडिया और सोशल मीडिया पर, उसको एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस के सामने रखी, जिस पर चीफ जस्टिस ने उसका नोटिस लिया है और इस जो रिपोर्ट थी उसको आईनी दरख्वास्त में तब्दील करते हुए जो मुतालिका अहकाम है उनको नोटिस जारी किए हैं। सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी किया गया है, प्रोसिक्यूटर जनरल को, एडवोकेट जनरल को, और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं और उन तमाम को कहा गया है कि 7 फरवरी को इस हवाले से तफसीली एक रिपोर्ट पेश की जाए, कितनी हलाकतें हुई हैं और क्या मामला है, कि क्या तहकीकात हुई है, जो तहकीकात में पेशरफ्त हुई है उससे भी आगाह किया जाए और जस्टिस खुद इस रिपोर्ट का जायजा लेंगे और उसके बाद मज़ीद अहकाम जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। फास्ट बॉलर शाहनवाज जहानी ने लाड़काना में कायम अपने स्कूल का दौरा किया। ट्वीट किया कि उन्होंने 6ठी जमात से मैट्रिक तक यहाँ तालीम हासिल की। असातिज़ा से मिलना एजाज़ है। फास्ट बॉलर ने मजीद लिखा कि उनके वालिद फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ा।
پھر آئی کام اور بی کام لاڑکانہ کے کالج سے کیا۔ دہانی نے تصاویر شیئر کی ہیں جس میں وہ کلاس روم میں ڈیسک پر طالب علموں کے ساتھ بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دہانی نے بچوں کو آٹوگراف بھی دیے۔